नमस्कार साथियों। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कोशिका विभाजन और पिछली वीडियो में हम कोशिका विभाजन की पूरी तैयारी के बारे में पूरी चर्चा कर चुके थे और इसी के साथ साथ असूत्री या एमाइटोसिस कोशिका विभाजन की भी पूरी चर्चा कर चुके हैं। अगर आपको चाहिए तो पूरी वीडियो पिछली वीडियो आप देख लें, उसके बाद आपको कोशिका विभाजन की पूरी तैयारी की जानकारी मिल जाएगी और असूत्री कोशिका विभाजन जो हमने पढ़ा वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप पिछली वीडियो देख लें। इसके बाद कोशिका विभाजन की तैयारी के बाद जिसमें हमने पढ़ा था कि कोशिका विभाजन दो भागों में होता है, एक होता है प्रोफेज और एक होता है एम फेज। प्रोफेज की पूरी तैयारी होती है जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ ली। अब इसके बाद हम एम फेज जिसमें कि कोशिका विभाजन होती है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, जिसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाते हैं, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमने असूत्री विभाजन पढ़ लिया तो उसको हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके। अब हम पढ़ेंगे समसूत्री और अलसूत्री विभाजन। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए हमने पहले से ही लिख के रख लिया है ज़्यादा वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। तो हम इनकी पहले तो विशेषताएं पढ़ेंगे। समसूत्री को कहते हैं माइटोसिस और अर्धसूत्री को कहते हैं मियोसिस। अब पहले तो इनकी विशेषताएं पढ़ें तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं उनमें लक्षण क्या होते हैं या फिर क्या विशेषताएं इनकी। तो पहली विशेषता है जीन विनिमय। तो समसूत्री कोशिका विभाजन में जीन विनिमय नहीं होता, क्योंकि ये कहाँ होता है, कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री कोशिकाओं में जीन विनिमय होता है। इसमें पैकेटिन अवस्था होती है एक, जिसमें कि क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है, उसमें जीन विनिमय होता है। ये जो समसूत्री कोशिका विभाजन है ये कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। कायिक कोशिका जैसे हमारे शरीर काया मतलब शरीर, और शरीर की कोशिकाओं की वृद्धि के लिए जो विभाजन या नई कोशिकाओं के बनाने के लिए जो विभाजन होता है वो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। जनन कोशिकाओं में शुक्राणु या अंडाणुओं का जनन करता है। तो ये जायगोट में होता है। सबसे पहले शुक्राणु या जंतु में शुक्राणु या अंडाणु का जो निर्माण होता है वो कोशिका बनती है मियोसिस से। या पादप की बात करें तो परागकण या अंडाणु का निर्माण होता है। अब ये जो बन जाते हैं उसके बाद जो युग्मनज बनता है वो फिर जायगोट बनता है। तो जायगोट में होता है समसूत्री कोशिका विभाजन। अलसूत्री से युग्मक बन जाते हैं और युग्मक बनने के बाद युग्मनज में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। अगली बात करें संतति की कोशिका। अब संतति कोशिका जैसे समसूत्री कोशिका विभाजन के बाद हमने पढ़ा 2 कोशिकाएं बनती है और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में 4 कोशिकाएं बनती है। 4 कोशिकाएं वो भी किस तरह की, अगुणित कोशिका। इसका मतलब अगुणित कोशिकाएं ऐसी जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। परंतु समसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होती, समान रहती है, जो कि 23 जोड़ी रहती हैं। और संतति कोशिकाओं में जो होती शुद्धता बनी रहती है समसूत्री कोशिका विभाजन से, क्योंकि एक दूसरे से बनती हैं। अर्धसूत्री कोशिकाओं में समानता तो होती है लेकिन कुछ भिन्नता के साथ होती है, क्योंकि अंडाणु और शुक्राणु निर्माण के लिए वो अगुणित होते हैं, और अगुणित क्योंकि उनमें कम गुणसूत्र पाए जाते हैं तो भिन्नता भी पाई जाती है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से भिन्नता आ जाती है। आनुवांशिक स्थिरता बनी रहती समसूत्री विभाजन से। इसमें जैव विविधता बनी रहती अर्धसूत्री विभाजन से। तो ये हो गई इसकी विशेषताएं, जो कि इनमें अंतर भी कह सकते हैं कि इनमें ये अंतर है, या इनको कहें विशेषताएं भी हो सकती हैं। तो समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में अंतर भी हो गया, या कहें विशेषताएं भी हो गई। अब इसके बाद करते हैं हम समसूत्री कोशिका विभाजन की। तो समसूत्री कोशिका विभाजन की पूरी चर्चा करते हैं। अब चलिए अब बात करते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन की। तो समसूत्री कोशिका विभाजन की अगर बात करें तो सबसे पहले इसकी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो इसकी खोज की थी सबसे पहले वाल्टर फ्लेमिंग। वाल्टर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। एक सरीसृप जीव था, उसमें वाल्टर फ्लेमिंग ने समसूत्री कोशिका विभाजन की खोज की। उसके बाद अगर बात करें तो ये होता कहाँ है, तो पहली बात अब बात करते हैं तो ये कहाँ होता है, कायिक कोशिकाओं में। कायिक कोशिकाओं में क्यों, क्योंकि काया का मतलब होता है शरीर, और शरीर के निर्माण में या शरीर की वृद्धि में जो कोशिकाएं बनती हैं वो कोशिकाएं समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा बनती हैं। दूसरी बात इसमें
चलिए 4 इसकी विशेषता पढ़ लेते हैं। क्या क्या है? कायिक कोशिकाओं में होने वाला विभाजन, समसूत्री विभाजन, ऊतकों की मरम्मत या कहें ये बात और ये बात दोनों एक ही है। जैसे कि कहीं पे अगर ऊतकों की कोशिकाओं में क्षति हो जाती है, ऊतकों की कोशिकाएं मर जाती हैं, क्योंकि कोशिकाएं मरती रहती हैं और बनती रहती हैं। कोशिकाओं अगर ऊतकों में कोशिकाओं की मरम्मत होना हो तो कोशिकाओं की मरम्मत के लिए, कोशिकाओं की पूर्ति के लिए जो विभाजन होता है वो समसूत्री विभाजन द्वारा बनती है। घाव भरने के लिए कहीं पे अगर चोट लग जाए तो सबसे पहले थक्का बनेगा। अब चोट को भरने के लिए कोशिकाओं की जरूरत होती है, तो कोशिकाएं बनेंगी, आसपास की कोशिकाएं कोशिका विभाजन करेंगी और घाव को भर देंगी, तो वो कोशिका विभाजन समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा। मृत कोशिकाओं का प्रतिस्थापन, कहीं पे अगर कोशिका मर जाती हैं तो उसकी जगह के लिए, उसको जगह की भरने के लिए समसूत्री कोशिका द्वारा नई कोशिकाएं बना दी जाती हैं। तो ये हो गई इसकी कुछ विशेषताएं, और कुछ विशेषताएं हमने अर्धसूत्री और समसूत्री कोशिका विभाजन के अंतर में पढ़ ली। तो ये सारी कोशिकाओं की विशेषता हो गई। अब हम इसकी प्रक्रिया के बारे में चर्चा। चलिए, कोशिका विभाजन में हमने जैसे कि कोशिका पिछली वीडियो में देखा कोशिका की तैयारी, तो तैयारी में हमने क्या देखा कि पहले होती है इंटरफेज। इंटरफेज में हमने 3 चरण पढ़े थे, G1 सिंथेसिस और G2। इधर हमने दूसरी ये बात देखी थी एम फेज इसकी विभाजन अवस्था थी। विभाजन अवस्था में कितनी होती है? 2 चरण होते हैं। एक को कहते हैं कैरियो, चलिए 2 चरण हो गए विभाजन अवस्था में। ये अवस्थाएं हमने प्रोफेज की पूरी पढ़ ली थी पिछली वीडियो में। अब बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, जो कि एम फेज की अवस्थाएं। अब इनमें भी हमने पढ़ा था कि कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है कैरियो, यहाँ तक जो कैरियो शब्द है, कैरियो का मतलब होता है केंद्रक, कैरियो का मतलब केंद्रक, और काइनेसिस का मतलब विभाजित होना। जिस अवस्था में केंद्रक विभाजित होता है उसे कैरियोकाइनेसिस। और साइटो का मतलब कोशिका, क्योंकि साइटो कोशिका को वैज्ञानिक भाषा में साइटो बोला जाता है। तो साइटो का मतलब कोशिका। जिस अवस्था में पूरी कोशिका या कोशिका द्रव्य भी विभाजित हो जाता है उसे साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस को हमें पता है 4 भागों में बांटा था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। चलिए, अब हमें पढ़ना है ये एम फेज। एम फेज में कौन कौन सी? कैरियोकाइनेसिस की 4 अवस्थाएं और साइटोकाइनेसिस। अब बात करते हैं ये होती किस तरह थी। तो मान लीजिए कि ये हमारी एक कोशिका है, उसके अंदर क्या होगा? केंद्रक होगा, केंद्रक के अंदर की केंद्रिका भी होगी और क्रोमेटिन धागे भी होंगे और जीव द्रव्य भी होगा। इसी के साथ साथ कुछ अंग भी बने होंगे, लेकिन हमें कोशिका विभाजन को समझना है। अब समझने कैसे? तो पहली जो प्रोफेज है, ये वाली अवस्था, प्रोफेज अवस्था में क्या होता है? तो सबसे पहले प्रो का मतलब होता है प्रारंभिक, प्रो का मतलब प्रारंभिक और प्रारंभ मतलब पूर्व, इसीलिए इसको हिंदी में कहते हैं पूर्वावस्था, कोशिका विभाजन की पूर्वावस्था। अब जब हम इसकी पूर्वावस्था में जाएंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये हो गई प्रोफेज। अब इस अवस्था में कैसी हो जाएगी? तो सबसे पहले जीव द्रव्य भरा रहेगा कोशिका के अंदर, ठीक है। ये जो केंद्रक है, केंद्रक के आसपास केंद्रक झिल्ली होती है जिसे हम केंद्रक कला कहते हैं, वो गायब हो जाएगी। इसका जो क्रोमेटिन धागे या जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं, लेकिन अभी इन्हें क्या कहेंगे? क्रोमेटिन धागे। तो क्रोमेटिन धागे हैं वो बिखर जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? बिखर जाएंगे, बिखर गए, और इसकी जो केंद्रिका है वो भी गायब हो जाएगी। अब प्रोफेज अवस्था में क्या दिख रहा है हमें? केवल और केवल कोशिका के अंदर का गुणसूत्र जिन्हें क्रोमेटिन धागे कहते हैं और जीव द्रव्य। और क्या होगा? अब ये जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम ही तो कोशिका विभाजन करवाते हैं। सेंट्रोसोम है वो इधर और इधर 2 ध्रुव बना देते हैं, तो दोनों ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं सेंट्रोसोम। इधर आ जाएंगे और इधर आ जाएंगे, अभी पहुंचे नहीं है लेकिन जाने लगते हैं। तो ये हो गई हमारी प्रोफेज अवस्था। अब प्रोफेज अवस्था में क्या क्या हो गया?
सबसे पहली बात, कोशिका का आकार तो बढ़ा ही है, क्योंकि पूरी तैयारी में कोशिका का आकार बढ़ा हो चुका है। केंद्रक कला गायब हो गई, केंद्रिका गायब हो गई, गुणसूत्र खुल गए, झुंड में हैं। और एक और बात, इन्हें गुणसूत्रों को गिना नहीं, इस अवस्था में गुणसूत्रों को गिना नहीं जा सकता या पढ़ा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि गुणसूत्र इस अवस्था में बिल्कुल झुंड में रहते हैं, क्रोमेटिन धागे एक दूसरे के लिए बंधे रहते हैं, झुंड में रहते हैं, इसीलिए गिन नहीं सकते। अब प्रोफेज हो गई, इसके बाद आती है मेटाफेज। तो मेटाफेज में हमें इस तरह की कोशिका मिलेगी। अब मेटाफेज में कैसी होगी वो देख लेते हैं। ये कोशिका हो गई। अब मेटाफेज में क्या होगा, ये एक परत होती है जिसे मिडिल प्लेट कहते हैं कोशिका की। अब ये केंद्रक क्या है, जुड़ने लगेंगे, जुड़ के कैसे आ जाएंगे, बीच में, कुछ इस तरह से जुड़ के ये बीच में आ जाएंगे। ये क्या बन गए, गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या हो गए, पूरी तरह से बन गए, जिन्हें क्रोमेटिन धागे यहाँ से कह रहे थे। अब ट्रैक्टर सब ने कर रहे हैं पीछे। अब ये गुणसूत्र कहाँ आ गए, मिडिल प्लेट में। यहाँ पर क्या आ गए, सेंट्रोसोम। अब ये सेंट्रोसोम जो इधर हैं दोनों ध्रुवों पर, इनमें से क्या होगा, स्पिंडल फाइबर का निर्माण होगा, कुछ इस तरह से। ये है स्पिंडल फाइबर, जिन्हें तुर्क तंतु कहते हैं। तुर्क तंतुओं का निर्माण हो जाता है। तुर्क तंतु या स्पिंडल फाइबर गुणसूत्रों को पकड़ लेते हैं या गुणसूत्रों से जुड़ जाते हैं, जो कि एक मध्य भाग में एक लाइन में एकत्रित हो जाते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्रों को गिना जा सकता है या पढ़ा जा सकता है, क्योंकि इस अवस्था में गुणसूत्र साफ दिखाई देते हैं। और इस अवस्था में क्या क्या हो गया, सबसे पहली बात, सेंट्रोसोम ध्रुवों पर पहुंचकर क्या किया, उन्होंने स्पिंडल फाइबर का निर्माण किया। स्पिंडल फाइबर के साथ साथ गुणसूत्र भी पूर्ण विकसित हो गए और बीच में लाइन में कतार में आ गए। अब लाइन में कतार में आने के बाद जिसे कहते हैं मिडिल प्लेट, तो मिडिल प्लेट पर गुणसूत्र जमा हो गए और स्पिंडल फाइबर ने गुणसूत्रों को पकड़ लिया। अब क्या करेंगे, ये स्पिंडल फाइबर जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम स्पिंडल फाइबर द्वारा गुणसूत्रों को दोनों ध्रुवों की ओर खींचने लगेंगे। तो ये हमें मिलेगा फिर एनाफेज में। तो ये हो गई मेटाफेज। सबसे पहली हमारी थी प्रोफेज, ये हो गई हमारी मेटाफेज। अब क्या आएगी, एनाफेज। तो एनाफेज में किस तरह से मिलेगी, देखो एनाफेज में अगर बात करें तो कुछ इस तरह से लंबी कोशिका हो जाएगी, ज़्यादा लंबी हो गई। अब ये जो सेंट्रोसोम है वो तो ध्रुवों पर ही है, ठीक है, इनसे स्पिंडल फाइबर भी निकले होंगे, ठीक है, बीच में इसकी मिडिल प्लेट भी होगी, ठीक है। अब ये जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र जो बीच में ये स्पिंडल फाइबर द्वारा पकड़े गए हैं, उनको आधे आधे इस तरफ आधे इस तरफ खींच लिया जाएगा। तो कैसे हो जाएंगे, इसमें कुछ इस तरह से गुणसूत्र आ जाएंगे। कुछ इस तरह से इसमें गुणसूत्र खींच लिए जाएंगे। चलिए अब इसमें क्या हुआ, तो ये हो गई हमारी एनाफेज। ये सबसे छोटी अवस्था होती है। अब क्या होगा, देखो मेटाफेज में क्या हुआ, बीच में जो गुणसूत्र थे उनको एनाफेज में खींच लिया गया और कोशिका में कुछ नहीं होता, बस इस तरफ आ गए गुणसूत्र, उस तरफ आ गए। इसी के साथ साथ जो कुछ अंग भी हैं उनका द्विगुणन हो जाता है पहले ही, वो भी अंग कुछ आधे इधर हो जाते हैं आधे इधर हो जाते हैं। सेंट्रोसोम गुणसूत्रों को भी अलग कर लेते हैं। अब क्या हुआ, अब आती है बात किसकी, टीलोफेज की। अब टीलोफेज की जो बात करते हैं वो प्रोफेज की बिल्कुल उल्टी होती है। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे किस अवस्था में गुणसूत्रों को गिना या पढ़ा जा सकता है।
तो वो बात करते हैं मध्य अवस्था में। मध्य अवस्था में मतलब बीच की अवस्था। और बीच की अवस्था कैसे याद करते हैं? जिस अवस्था में गुणसूत्र मध्य में या बीच में आ जाते हैं उसे मध्य अवस्था कहते हैं या मेटाफेज कहते हैं। तो मेटाफेज में गुणसूत्रों को गिना या पढ़ा जा सकता है और बीच में आ जाते हैं इसलिए। अब बात करते हैं, ये आगे हो गई। अब इसके बाद आएगी टीलोफेज। अब टीलोफेज जो अवस्था है, टीलोफेज जो अवस्था है वो बिल्कुल आसान अवस्था है। अब जैसे कि हम बात करें, गुणसूत्र आधे इधर आ गए, आधे इधर आ गए। दो कोशिकाएं जब बनते हैं तो उनमें सभी अंग भी डबल होते हैं। तो बस यही बात है कि प्रोफेज की उल्टी हो जाएगी। जैसे इसमें क्या हुआ था, केंद्रक की झिल्ली गायब हो गई, केंद्र का भी गायब हो गई। इसमें क्या होगा कि इस तरह की लंबी कोशिका बन जाएगी। गुणसूत्र इधर आ गए तो कुछ इधर आ जाएंगे। अब इनके ऊपर केंद्रक की झिल्ली आ जाएगी। कुछ गुणसूत्र इधर आए हैं तो इनके ऊपर भी केंद्रक की झिल्ली आ जाएगी और केंद्र का भी दोनों में बन जाएगी। इस प्रकार से दो केंद्रक एक कोशिका के अंदर बन चुके हैं। इनके अंदर जीव द्रव्य भी भरा होगा। इस प्रकार से गुणसूत्रों का, इस प्रकार से पूरी कोशिका में दो केंद्रक बन जाएंगे। पहले तो गुणसूत्र अलग हुए, गुणसूत्र अलग होने के बाद उनके ऊपर केंद्रक झिल्ली बन गई और केंद्रका बन गई। इस तरह से दो केंद्रक बन गए। अब इस तरह से हो गई पूरी अवस्थाएं। तो ये हो गई हमारी टीलोफेज। चारों हो गई हमारी अवस्था। तो इस तरह से कैरियोकाइनेसिस यानी कैरियो मतलब केंद्रक, और इस तरह से केंद्रक का विभाजन पूर्ण होता है। अब बची साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में कुछ नहीं होता। क्या होता है कि ये जो दो केंद्रक बन गए हैं, बीच में से कुछ पतली सी खांच भी बन गई है। अब इस तरह से ये बीच में से कट जाएगी या टूट जाएगी या बट जाएगी। इस तरह से कोशिकाएं भी दो बन जाएंगी। तो इस तरह से कैरियोकाइनेसिस में जो होता है वो जीव द्रव्य पूरी तरह से विभाजित हो जाता है और दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। इस तरह से हमने समसूत्री विभाजन पूर्ण होता है। और समसूत्री विभाजन की विशेषताएं या महत्व पहले ही पढ़ चुके। ये हो गई इसकी प्रक्रिया, जो कि बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है। तो इस तरह से दो कोशिकाएं बन गई, समसूत्री विभाजन खत्म होता है। तो आज की वीडियो इतनी ही रहने देते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। अब अर्धसूत्री विभाजन को अगली वीडियो में पढ़ेंगे।